एवरीवन, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रेलवे के लिए जनरल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एएलपी टेक्नीशियन जेई जिस जिस एग्ज़ाम में भी साइंस आता है, जनरल साइंस आता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम लोग। क्या है पहला क्वेश्चन? द कलेक्टेड साउंड फ्रॉम सराउंडिंग, इनमें से क्या है जो साउंड को कलेक्ट करता है सराउंडिंग से? ऑडिटरी नर्व, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कोकेलिया या पिन्ना? पहले खुद से ट्राई कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पिन्ना। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किसको बोलते हैं? जहाँ पे वाइब्रेशन होता है हम लोग का, ठीक है, जिसको हम लोग ईयर ड्रम बोलते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जानबूझ के टिम्पैनिक मेम्ब्रेन देता है, ईयर ड्रम नहीं देता है, क्योंकि सेम नाम है, लेकिन ज़्यादातर लोग को नहीं पता है कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ही ईयर ड्रम बोलते हैं। तो जो साउंड को कलेक्ट करने का काम होता है वो होता है पिन्ना का। ठीक है, बाकी ऑप्शंस की बात करें, बाकी सब ऑप्शंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि बाकी सब का क्या काम है। ऑडिटरी नर्व क्या करता है? ये हमारे एयर को यानी कान को ब्रेन से जोड़ता है। ठीक है, तो ये जो है, योर ब्रेन रिसीव द इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसलेट इट इनटू साउंड। ठीक, तो ये हमारा नर्व ऐसा नर्व है जो कि एयर को ब्रेन से जोड़ता है और उस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक पहुंचाता है साउंड के फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद बात करें कोकेलिया। ठीक है, ये क्या होता है? ये साउंड वेव आर ट्रांसमिटेड इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स दैट आर ब्रेन कैन इंटरप्रेट। तो बोला गया है कि ये जो है कोक्लिया जो है ये क्या करता है? साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदलता है, जो कि आसानी से हम लोग का जो ब्रेन है वो समझ पाता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में चेंज करता है साउंड वेव्स को, ताकि हमारा जो कान है वो समझ पाए, सॉरी ब्रेन जो है वो समझ पाए इस बातों को। ठीक है, तो ऑडिटरी नर्व क्या हुआ? एक तरह का नर्व जो ब्रेन को कनेक्ट करता है ईयर से, ठीक है, या ईयर को कनेक्ट करता है ब्रेन से। आगे सुनिएगा। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बात कर चुके हैं हम लोग का, ईयर ड्रम जहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो कोकिला के पिन्ना की बात करते हैं हम लोग। पिन्ना देख लीजिए एक बार, ये है हमारा पिन्ना जो कि क्या करता है? साउंड वेव को सराउंडिंग से लेकर के आपके कान में डालता है। ठीक है, ऑडिटरी नर्व जो है ऐसा नर्व है जो कान को ब्रेन से कनेक्ट करता है। और कोकिलिया की बात करें तो ये है, ये इम्पल्सेस को इसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलता है। ठीक है, आगे सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्वेटिक एनिमल डज नॉट हैव गिल्स, इनमें से कौन सा एक्वेटिक एनिमल्स है जिसके पास गिल्स नहीं होता है? ऑक्टोपस, स्क्विड, क्लॉन फिश या वेल? खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेल। वेल के पास बात करें या फिर डॉल्फिन के पास बात करें, तो डॉल्फिन तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? वेल हो जाएगा। वेल और डॉल्फिन के पास गिल्स नहीं होता है। इन लोगों को अगर सांस लेना होता है तो ये लोग ये क्या करते हैं, माने डॉल्फिन और वेल्स की बात करें, ठीक है, तो इसको पहले पानी से बाहर निकलना पड़ता है, पानी के सरफेस, पानी के ऊपर आना पड़ता है, तब जा करके ये ब्रीथ ले सकते हैं। ठीक है, दीज एनिमल मस्ट कम टू द सरफेस इन ऑर्डर टू ब्रीथ एज दे कैन नॉट ब्रीथ अंडर वाटर विदाउट गिल्स। तो इसके पास गिल्स नहीं होता है, इसकी वजह से क्या होता है? इसको बाहर निकल करके तब सांस लेना पड़ता है। ठीक है, कौन कौन है? डॉल्फिन और वेल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इनमें से कौन सा है जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है? सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है? ब्लड का फ्लो, एक जगह से दूसरी जगह ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है? कैपिलरीज, विली, वेन्स या फिर आर्टरीज? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा विली। 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। क्यों ऐसा? वेन्स जो होता है, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज सबको डिस्कस करते हैं हम लोग। वेन्स में क्या होता है? हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो सप्लाई होता है वेन्स में। ठीक है, और आर्टरीज की बात करें तो आर्टरीज में कौन मूव करता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करता है। ठीक है, और कैपिलरीज की बात करें तो आर्टरीज और वेन्स को जो कनेक्ट करता है वो होता है कैपिलरीज। ठीक है, विली की बात करें तो विली सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये कहाँ पे होता है? विली स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, विली होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ना कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का। और ये विली जो है ये हम लोग का डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है हमारा। ठीक है, एक्चुअली यहीं पे डाइजेस्ट होता है, समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर यूज बाई प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म फॉर लोकोमोशन,
तो बोला गया है कि इनमें से कौन सा है फीचर्स है जिसके द्वारा प्रोटिस्टा जो है मूव करने के लिए, लोकोमोशन मतलब मूव करने के लिए इनका यूज़ किया जाता करता है। ठीक है, इनमें से कौन सा है जिसके थ्रू प्रोटिस्टा मूव कर सकता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा फ्लैजिला। तो फ्लैजिला के थ्रू ही वो क्या कर सकता है, प्रोटिस्टा मूव कर सकता है। ये देख लीजिए, ठीक है, ये है उसका फ्लैजिला, ये है प्रोटिस्टा पूरा। तो इसका जो ये पार्ट है ये हो जाएगा फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला को और क्या नाम से बोलते हैं? सीलिया भी बोलते हैं, उसके बाद सेडोपोडिया भी बोलते हैं। ठीक है, सेडोपोडिया और सीलिया। सेडोपोडिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पैर जैसा दिखता तो है लेकिन पैर है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, माने झूठा पैर। सीडो मतलब होता है झूठा, झूठा पैर है इसलिए बोलते हैं सीडोपोडिया, या फिर सीलिया या फिर फ्लैजिला। अगला सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज टाइफाइड? इनमें से कौन से के कारण टाइफाइड होता है? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या फिर प्रोटोजोआ? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से ही होता है हमारा टाइफाइड। ठीक है, तो टाइफाइड से बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होते हैं? टाइफाइड होता है, लिप्रोसी, प्लेग, इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग सेम इसको। ठीक है, टेटनस होता है, एंथ्रेक्स होता है, ट्यूबरकुलोसिस, ओपिंग कफ, डिप्थेरिया, निमोनिया, तो ये सारा बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, बाकी जैसे बात करें कि बैक्टीरिया से तो ये सारा हो गया, बाकी प्रोटोजुआ है, वायरस है, फंगी है, तो इससे कौन कौन सा बीमारी होता है इसको भी देख लेते हैं। वायरस से होता है कॉमन कोल्ड, मम्स, मिजल्स, हेपेटाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स, पोलियो। ठीक है, उसके बाद फंगल डिजीज़ क्या है? कैंडिडियासिस, एथलीट्स फूट। ठीक है, जो पैरों में ये पड़ जाता है, लालीपन पड़ जाता है। ठीक है, कादा उदा में चलने से। ठीक है, उसके बाद प्रोटोजोआ में कौन कौन सा बीमारी आता है? प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया है, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस है, कालाजार है। ठीक है, ये सारे पूछे जाते हैं हम लोग के एग्जाम में। ठीक, बाकी बैक्टीरिया का तो हमने बात कर लिया। आगे सुनिए, विच डिजीज एमोंग द गिवन ऑप्शन स्प्रेड वाया पिग्स? तो बोला गया कि इनमें से कौन सा ऐसा बीमारी है जो सुअरों के द्वारा फैलता है? ठीक है, निफा है, स्वाइन फ्लू है, जीका है या प्लेग है? तो प्लेग अभी हम लोगों को देगा, प्लेग किसके द्वारा फैलता है ये देखिए। प्लेग बैक्टीरियल डिजीज है तो बैक्टीरिया के द्वारा फैलेगा, लेकिन बोला गया है कि कौन सा ऐसा है जो कि पिग्स के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू को और एक नाम से जाना जाता है H1N1 फ्लू। ठीक है, तो H1N1 का भी नाम क्या है? स्वाइन फ्लू ही है। सॉरी। ठीक है, उसके बाद बात करें निफा वायरस किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है? तो ये हो जाएगा बैट्स के द्वारा। ठीक है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कौन सा पिग्स के द्वारा, कौन सा बैट्स के द्वारा। तो आपको याद रखना है स्वाइन फ्लू जो है ये आपका पिग्स के द्वारा होता है और निफा जो है ये बैट्स के द्वारा। ठीक है, बाकी बात करें जीका वायरस की, जीका के, तो जीका जो डिजीज़ है ये किससे फैलता है? तो ये हो जाएगा मॉस्किटोज़ के थ्रू। मॉस्किटोज़ है कौन सा? एडीज़। ठीक है, ठीक, निफा वायरस हो गया आपका बैट्स के द्वारा, स्वाइन फ्लू हो गया पिग्स के द्वारा, और जीका जो है ये मॉस्किटोज़ के द्वारा। ठीक है, अब बोला है व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ टिन? टिन का सिंबल क्या है? TI है, SI है, SN है या TA? ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा SI। सॉरी, SI तो सिलिकन होता है, SN हो जाएगा आपका आंसर। SN होता है टिन का। ठीक है, अच्छा, ये वाला क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अलग है इसलिए पूछा जाता है SN। और एक होता है जो कि है लीड का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अलग होता है, PB होता है, इसलिए ये भी पूछा जाता है कि बताइए लीड किसका सिंबल है? उस लीड का सिंबल क्या है? तो ये हो जाएगा PB। ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 82। तो टिन का हो जाता है SN और लीड का हो जाता है PB। अगला सुनिए, इन 1930s विच साइंटिस्ट वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम? तो बोला गया कौन से साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज दिया गया था? ठीक है, जिसने डिस्क्राइब किया था ब्लड का जो ग्रुपिंग सिस्टम है उसको। ठीक है, कौन सा ब्लड ग्रुपिंग? ABO सिस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टाइनर। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें और एक क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, ब्लड ग्रुप को, ब्लड का ग्रुपिंग किसने किया था? लैंडस्टाइनर ने किया था। लेकिन अगर पूछे कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के फादर किसको बोलते हैं या ब्लड सर्कुलेशन के बारे में किसने बताया था? तो ये हो जाएगा विलियम हार्वे।
ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने साथ में ही ले लिया है कि अगर बोले ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम किसने कराया था तो ये हो जाएगा लैंड स्टैंडर, लेकिन अगर बोले ब्लड सर्कुलेशन के बारे में किसने बताया था या फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन तो ये हो जाएगा विलियम हार्वी। अगला सुनिए, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ, टेस्ला किसका यूनिट है? तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं वो थोड़ा सा तो आप अगर नहीं पढ़िएगा तो आपके लिए डिफिकल्ट बन जाएगा और बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं। ठीक है, तो टेस्ला किसका यूनिट होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। ठीक है, और बात करें टेस्ला और वेबर, इन दोनों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, बराबर घूम फिर करके टेस्ला वेबर या वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते रहते हैं। ठीक है, तो वेबर और टेस्ला का क्या रिलेशन है ये भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, अब सुनिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर, यानी कि वेबर पर मीटर स्क्वायर जो होता है यही 1 टेस्ला के बराबर होता है। ठीक है, तो टेस्ला किसका यूनिट था? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। ठीक, और ये पूछ लिया जाता है कि टेस्ला और आपका टेस्ला और वेबर का क्या रिलेशन है, तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 टेस्ला। A force due to which moving objects, wind and water current tends to deflect the right in north hemisphere and left in the southern hemisphere is known as। तो बोला गया कि एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर है या फिर विंड है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है राइट की तरफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और लेफ्ट की तरफ सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, ये क्यों ऐसा होता है? कोरियोलिस फोर्स क्या है? अर्थ के रोटेशन की वजह से क्या होता है, जो हमारा विंड है या वाटर है दूसरी तरफ हल्का सा टिल्ट हो जाता है या मूव कर जाता है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ मूव हो जाता है। इसी चीज़ को बोलते हैं हमारा कोरियोलिस फोर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोरियोलिस फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ इज नोन एज कोरियोलिस फोर्स। माने फोर्स, ऐसा फोर्स जो रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से फील होता है, ठीक है, लगता है, उसी को बोलते हैं हम लोग कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, क्योंकि अर्थ जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ सॉरी है ना, वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रहा है, अर्थ जो है हमारा वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रहा है। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है वो क्या किसकी तरफ झुक जाता है? राइट की तरफ, और सदर्न हेमिस्फीयर में आपका लेफ्ट की तरफ। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ झुक जाता है। ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ। आगे सुनिए, ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया जो है ये एक तरह का कैंसर है, ये किस में होता है? ल्यूकीमिया इज ए कैंसर ऑफ द, कैंसर किस में होता है? ल्यूकीमिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा ब्लड में जो कैंसर होता है उसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकीमिया बोलते हैं। ल्यूकीमियाज आर द कैंसर ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, और ये स्टार्ट कहाँ से होता है? बोन मेरो से होता है। अगला क्वेश्चन, टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ साइंस डू किरचॉफ्स लॉ बिलोंग? तो बोला गया कि किरचॉफ्स लॉ कौन से फील्ड से रिलेशन है किरचॉफ्स लॉ का? एटॉमिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक सर्किट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑप्टिक्स। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट से ही रिलेटेड है किरचॉफ्स लॉ। अब किरचॉफ्स लॉ कहता क्या है? एक्सप्लेन करता है सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस नियर बाय ये लूप इज जीरो। ठीक है, ये इसी चीज़ को हम लोग जो आपका किरचॉफ्स रूल कह रहा है या किरचॉफ्स लॉ कह रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं या फिर किरचॉफ्स सेकंड लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका नाम क्या है? किरचॉफ्स लूप रूल भी बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर? ग्रास, आइफोमिया, फेडिलियम या फुनेरिया। क्वेश्चन को पहले समझिए। ठीक है, कहना ये चाह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसमें स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता है वाटर को कंडक्शन करने के लिए? यानी कि वाटर का कंडक्शन किसी और स्पेशल नहीं है कि वाटर का कंडक्शन यही सेल करेगा। ठीक है, तो कौन ऐसा है इनमें से? ठीक है, पहले खुद से ट्राई कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा फुनेरा। ठीक है, क्यों ऐसा? देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो इसका कंडक्शन ऑफ वाटर की बात करें,
या वाटर और मिनरल को कैरी करके कौन लेके जाता है, जाइलम लेके जाता है, और फूड को कौन कैरी करके लेके जाता है, फ्लोएम लेके जाता है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए, वाटर और मिनरल को जाइलम कैरी करेगा, फूड को कैरी करेगा आपका फ्लोएम। लेकिन यहाँ हम लोग जानते हैं ये चीज़, लेकिन बोला गया है कि इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इनमें से कौन सा ऐसा है जिनमें ऐसा कोई बात नहीं होता है। जैसे जाइलम तो एक स्पेशल टिश्यू हो गया जो सिर्फ वाटर और मिनरल को कैरी करके लेके जाएगा। फ्लोएम एक स्पेशल हो गया जो सिर्फ फूड को कैरी करके लेके जाएगा। लेकिन बोला गया कि इनमें से ऐसा में कौन सा है जिसमें आपका नहीं होता ये स्पेशलाइज, मतलब जाइलम फ्लोएम इस तरह का नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फुनेरिया। ठीक है, फुनेरिया है जिसमें आप ये प्लांट किंगडम में है फुनेरिया, जिसमें स्पेशलाइज टिश्यू नहीं होता है कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन इज द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद ए थिन लेयर ऑफ। तो बोला गया है कि गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें आयरन को और स्टील को रस्टिंग से बचाया जाता है। कैसे करके, कोटिंग किया जाता है एक थिन लेयर का। वो थिन लेयर किस चीज़ का होता है, टिन, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक। क्या होगा आंसर इसका? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जिंक। जिंक का कोटिंग किया जाता है आयरन और स्टील पे ताकि जंग ना लगे, उसी प्रोसेस को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्रीन अलगी आर ग्रीन बिकॉज ऑफ। तो बोला गया कि इनमें से क्या कारण है कि ग्रीन अलगी जो है ग्रीन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से ही क्या होता है, ग्रीन अलगी ग्रीन होता है। ये एक्चुअली में जो दिखाया गया है ब्लू ग्रीन अलगी है। ठीक है, हमको एल्गी का ग्रीन एल्गी प्रॉपर नहीं मिला। ठीक है, अक्सर हम लोग देखते होंगे आंगन उंगन में या फिर बाहर उर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ उचड़ रहता है। ठीक है, हम लोग फिसल करके गिर जाते हैं। ये तो अक्सर देखिएगा ब्लू कलर का रहता है और उसमें फिसल करके हम लोग गिर जाते हैं। ठीक है, बाथरूम उतरूम में देखिएगा तो वो एक्चुअली ग्रीन अलगी है, और वो एक प्लांट है जिसके पास क्या होता है, क्लोरोफिल भी होता है। ठीक है, तो इसी तरह का देखिएगा, इस तरह का ही होता है ग्रीन अलगी। ये ब्लू ग्रीन अलगी है। ठीक है, तो ये सब जो दिख रहा है ना, ये प्लांट है, एक्चुअल में प्लांट है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए टॉक्सिन एट सक्सेसिवली हायर लेवल इन द फूड चेन। ठीक है, बोला गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा इज द कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिन एट सक्सेसिवली हायर लेवल इन द फूड चेन। बोला गया कि इनमें से कौन सा में जो टॉक्सिन एजेंट्स या टॉक्सिन सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ज़्यादा है, और ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फूड चेन में कौन से में ऐसा है। ठीक है, बायो डाइल्यूशन, बायोसिंथेसिस, बायोमैग्निफिकेशन या बायो सोल्यूशन। ठीक है, तो इसमें कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस का सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन किस में होता है, बायोमैग्निफिकेशन में होता है। ठीक है, नाम से भी पता चल रहा है बायो मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाइंग ग्लास में हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ को बड़ा करके देखते हैं, तो यहाँ पे भी हायर लेवल पे बोला है तो क्या हो जाएगा, बायो मैग्निफिकेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ बोला है, बायो मैग्निफिकेशन ऑल्सो नोन एज बायो एम्प्लीफिकेशन, या और भी बहुत सारे नाम है। इज़ द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस सच एज टॉक्सिक केमिकल इन द टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म एट द सक्सेसिवली हायर लेवल इन ए फूड चेन। ठीक, आगे सुनिए, इन ए मोलिक्यूल ऑफ वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू दैट ऑफ ऑक्सीजन इज। तो बोला गया कि एक वाटर का मोलिक्यूल है, उसमें बताइए कि हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो वाटर मोलिक्यूल एक्चुअली होता क्या, पहले इसको समझिए उसके बाद कर पाइएगा। क्या होगा आंसर इसका, बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1:8। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वाटर में क्या होता है, H2O होता है, जिसका क्या होता है, मास क्या होता है, एटॉमिक मास की बात करें तो वो हो जाता है 16। ठीक है, लेकिन 16 जो होता है वो तो टोटल मास हुआ, सॉरी 18 होता है, 18 होता है। ठीक है, जिसमें से हाइड्रोजन 2 होता है और ऑक्सीजन 1 होता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के कितने एटम, 2 एटम, और एटॉमिक मास भी कितना होता है, 1 होता है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा इसका। लेकिन बात करें ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, तो ये 2 एटम मिल करके, हाइड्रोजन का 2 एटम मिल करके ऑक्सीजन का 1 एटम के साथ ये कर रहा है। ठीक है, तो इसका रेशियो जो बनेगा वो 1:8 बनेगा, क्योंकि एटॉमिक मास की बात बोल रहा है ना, रेशियो ऑफ मास की बात बोल रहा है। तो इसका तो 16 हो जाएगा और इसका 2 हो जाएगा, तो 2/16 कितना आएगा, 1/8 आएगा। द साइज ऑफ द
पुपिल्स ऑफ द आई इज़ कंट्रोल बाय, तो बोला गया कि पुपिल्स का जो साइज है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आइरिस। आइरिस के द्वारा साइज ऑफ पिपिल कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। सुनिएगा कि अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि लाइट को कौन कंट्रोल करता है, हमारे आंखों के अंदर कितना लाइट जाएगा, कितना कम ज़्यादा लाइट जाएगा, तो वो पिपिल करता है, ठीक है, पिपिल करता है। और पिपिल को कौन कंट्रोल करता है, तो आइरिस कंट्रोल करता है, ठीक है। आइरिस के पास एक तरह का मसल्स होता है जो क्या करता है, स्ट्रेच व्हेन देयर इज़ लेस लाइट, वो स्ट्रेच फैल जाता है, और जब बहुत ज़्यादा लाइट होता है तो वो क्या कर जाता है, श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है, ठीक है। ये देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये है हमारा पुपिल और ये है आइरिस। तो यहाँ पे बोला गया था कि पुपिल को कौन कंट्रोल करता है, तो ये हो जाएगा आइरिस, ठीक है। और अगर पूछता कि हम लोगों का जो कितना रोशनी जाना है, कितना कम, ज़्यादा रोशनी जाना है, कम जाना है, वो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, तो ये जगह पिपिल के द्वारा। विच नॉन मेटल अमॉन्ग द फॉलोइंग इज पॉली एटॉमिक, इनमें से बोला गया है कि नॉन मेटल है और पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर, आर्गन, ऑक्सीजन और हीलियम। तो पहले पॉली एटॉमिक का मतलब समझिए, इसका आंसर तो सल्फर होगा। सल्फर क्यों ऐसा होगा, क्योंकि सल्फर एसाइड बनाता है, ठीक है। इफ़ ए मोलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन, कोई मोलिक्यूल है जिसमें एटम्स जो हैं 2 या 2 से ज़्यादा हैं, उसको पॉली एटॉमिक बोलते हैं, ठीक है। तो सल्फर जो है, सल्फर अकेले नहीं रहता या 2 के साथ नहीं रहता, बल्कि 8 एटम्स के साथ मोलिक्यूल बनाता है, ठीक है। उसी तरह से ओजोन की बात करें तो O3 होता है, यानी कि 3 ऑक्सीजन मिलकर के एक मोलिक्यूल बना रहा है, ठीक है। उसके बाद बात करें आर्गन की, तो आर्गन मोनो एटॉमिक होता है। ऑक्सीजन डाई एटॉमिक होता है। डाई एटॉमिक मतलब 2 जन के साथ मिलकर के एक मोलिक्यूल बना रहा है। उसके बाद हीलियम भी क्या होता है, मोनो एटॉमिक होता है। इनमें से सिर्फ सल्फर ही है जो कि पॉली एटॉमिक है। और ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन डाई एटॉमिक होता है। निक्टेलोपिया मोर कॉमनली नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट्स। देखिए यहाँ पे दोनों नाम दिया तो अच्छा बात है कि निक्टेलोपिया भी दिया है और नाइट ब्लाइंडनेस भी दिया है। अगर सिर्फ यही दिया हुआ रहता तो बहुतों को पता भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा जानते हैं कि नाइट ब्लाइंडनेस किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए। तो इसको निक्टेलोपिया जो है, इसको भी याद रखिएगा, हो सकता है अगली बार ये डायरेक्ट दे दे कि निक्टेलोपिया किसकी वजह से होता है, तो ये हो जाएगा विटामिन ए की कमी की वजह से, डिफिशियंसी की वजह से, ठीक है। तो इतने सारे ही क्वेश्चंस थे आज के लिए, ठीक है। तो होप सो वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।